2, 3. Right. So, good morning. Today we will be discussing regarding the design of experiment and collecting sample data basically. देखो ये टॉपिक इटसेल्फ जो है वो अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए बहुत सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जो हैं एक्सपेरिमेंट डिजाइन और डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, किस टाइप का सर्वे करना है, सर्वे का डेटा जो है कैसे कलेक्ट होना चाहिए, इसके ऊपर पूरे के पूरे कोर्सेज हैं, टेक्स्ट बुक तक अवेलेबल है। इसलिए मेरा गोल इस पर्टिकुलर लेक्चर में सिर्फ इतना है कि आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाए इस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि जब भी आपको कोई एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना हो तो आप कर पाओ थोड़ा बहुत, और इवन इफ यदि ना भी करना हो तो आप जज कर पाओ कि क्या सही है क्या गलत है। राइट, कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएगी तो आप आगे भी पढ़ के समझ सकते हो। राइट, कई बार बहुत सारे एग्जाम्स जो होते हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो छोटे छोटे डिफिनेशन यदि क्लियर है तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, या वाइवा में आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है ये पर्टिकुलर लेक्चर। राइट, सो मेरा मेन पर्पस जो है वो यही है कि एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर देना कि डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और सैंपल डेटा कलेक्शन कैसे होता है और उससे रिलेटेड क्या क्या टर्म्स। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। इस लेक्चर को बनाने के लिए मैंने 4 बुक कंसल्ट करे हैं। तो the 4 books which I have consulted, one is the elementary statistics which comes from the Pearsons, another again elementary statistics, a step by step approach from Tata Micro Hills. Third book, elementary statistics picturing the world global edition, again from Pearson 2019. And fourth book which I have consulted is the elementary statistics 11th edition which comes from Science Learning. आप लोग इस बुक को जब भी आप भी डिटेल में यदि पढ़ना हो तो आप कंसल्ट कर सकते हो। दिस 4 books are really very good, at least it gives you the clear cut understanding. मैंने सिर्फ इसलिए इस बुक को लिया है और इस बुक को मैं इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले भी करना चाहता हूँ क्योंकि जो कंटेंट जो भी लिया मैंने एग्जैक्टली यहाँ से उठाए हैं, मैंने अपने से कोई भी अल्टर नहीं किया है, वर्ड्स भी अल्टर नहीं किया, इसलिए क्योंकि मिस इंटरप्रिटेशंस ना हो। एग्जैक्टली जो ऑथर ने टेक्स्ट लिखा है, हमने जो समझा उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, और इसलिए उनका टेक्स्ट एज इट इज रखा है इसमें। राइट, सो दैट्स व्हाई आई एम डिस्प्लेइंग द बुक्स। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो, द गोल ऑफ एवरी स्टैटिस्टिकल स्टडी, कोई भी स्टैटिस्टिकल स्टडी आप कलेक्ट जब आप कंडक्ट करते हो तो उसका पर्पस क्या होता है कि टू कलेक्ट डेटा एंड देन यूज द डेटा टू मेक ए डिसीजन। उस डेटा जो डेटा कलेक्ट किया उसके डेटा के बेस पे डिसीजन लेना। तो देखो, यदि डेटा कलेक्शन का प्रोसेस यदि बढ़िया नहीं होगा तब तक जो होगा वो आपका डेटा कलेक्शन का प्रोसेस यदि बढ़िया नहीं होगा तो जो भी आप डिसीजन उससे डिराइव करोगे वो भी ठीक नहीं होगा, उसमें भी फ्लॉज होंगे। राइट, सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी डेटा कलेक्शन का प्रोसेस शुड बी वेरी गुड, एक्सपेरिमेंट डिजाइन शुड बी वेरी गुड। राइट, ऑल्दो यू मे नेवर हैव टू डेवलप ए स्टैटिस्टिकल स्टडी, हो सकता है कि आपको लाइफ में कोई स्टैटिस्टिकल स्टडी डेवलप न करना पड़े, लेकिन it is likely that you will have to interpret the result of one statistical study, correct? So उस केस में before interpreting the result of the study, however, you should determine whether the results are reliable or not. Right, in other words, you should be familiar with how to design a statistical study, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। सो दो टाइप की स्टैटिस्टिकल स्टडी को ब्रॉडली दो टाइप में कैटेगराइज किया जा सकता है। वन इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल स्टडी एंड अनदर वन इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो दो टाइप की स्टडी होती है। ऑब्जर्वेशनल स्टडी में देखो, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, वो क्या करता है, स्टडी का डिस्क्रिप्शंस दे देता है और वहां भी जाकर के पूछता है एग्जामिनर कि ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी है कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। तो
यहाँ पे पकड़ना इस बात को कि ऑब्जर्वेशनल स्टडी क्या है, टिपिकली उसमें क्या बात लिखी होगी, क्या चीज ढूंढना है, देन यू आर गोइंग टू से इट इज ऑब्जर्वेशनल स्टडी। और किस केस में हम स्टडी को एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे कहेंगे, राइट। ये चीज सीखना ज्यादा जरूरी है। सो हमने क्या किया है, यहाँ पे उसके डिफिनेशन एज इट इज कॉपी करें, तो पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। एंड मल्टीपल मैंने एग्जांपल्स भी लिया है ताकि बातें आपके दिमाग में बैठ जाए कि ऑब्जर्वेशनल स्टडी और एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या डिफरेंस है। सो इन ऑब्जर्वेशनल स्टडी में क्या होता है, रिसर्चर जो भी है डज नॉट इन्फ्लुएंस द रिस्पॉन्सेज, मतलब जो भी रिस्पॉन्स है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करता है रिसर्चर, राइट। रिसर्चर क्या करता है, he or she observes and measures the characteristics of interest of part of a population but does not change the existing condition। वो existing condition को change नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करता है। जैस और एक्सपेरिमेंटल स्टडी में रिसर्चर डेलिबरेटली क्या करता है, अप्लाइज ए ट्रीटमेंट बिफोर ऑब्जर्विंग द रिस्पॉन्स। समझ गए, वो वहां पे उसके कंडीशन को मॉडिफाई करने के लिए ऑब्जर्वर कुछ भी नहीं करेगा, वो जस्ट साइलेंटली ऑब्जर्व करेगा। जैसे फैक्ट्स वो लिखेगा, बस आपको फैक्ट्स पकड़ना है तो ऑब्जर्वेशनल हो जाएगा, कुछ नहीं कर रहे। लेकिन एक्सपेरिमेंटल में रिसर्चर जो होगा इट विल अप्लाइज ए ट्रीटमेंट पहले और फिर उसके रिस्पॉन्स को देखना चाहेगा। तो वहां पे आप कैटेगराइज कर सकते हो दोनों के बीच में। थोड़ा ब्रीफ समरी देख लेते हैं दिस टाइप ऑफ स्टडीज के। तो एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिसर्चर क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है द अमाउंट ऑफ टाइम पीपुल स्पेंड ड्यूरिंग वेरियस स्टडी, वेरियस एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज है उसमें वो सिर्फ उसका पर्पस क्या है रिसर्चर का कि कितना लोग टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे पेड वर्क, जहाँ पे पैसा मिलता है वहां पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं, चाइल्ड केयर, बच्चों का ध्यान रखना है वहां पे कितना करते हैं, और सोशलाइजिंग, अपने आप को सोशलाइज करने में कितना टाइम स्पेंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे रिसर्चर वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है लोगों को, 100, 200, 500, 1000 लोगों को देखेगा, वो देखेगा जहाँ पे इनको पैसा मिलता है उसमें कितना टाइम लगा रहा है आदमी, अपने बच्चों की देखभाल करने में कितना टाइम लगा रहा है, और सोशलाइजिंग में वो कितना टाइम स्पेंड कर, तो वो सिर्फ वही लिख रहा है और उसी के बेसिस पे वो डिसीजन ले। देखो कोई एग्जिस्टिंग कंडीशंस को उसने मॉडिफाई नहीं करा, ऐसा नहीं बोला कि चलो भाई हम आपका कंडीशन चेंज कर देते हैं, लाइक आपको गाड़ी से आने जाने का देते हैं तो पेड वर्क पे क्या फर्क पड़ता है, या और इंसेंटिव दे देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। यदि इस तरह की बात आ जाती है तो ट्रीटमेंट में चला जाता है, लेकिन वो यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है। सो दिस स्टडी विल बी ऑब्जर्वेशनल स्टडी। दूसरा ऑब्जर्वेशनल स्टडी का एग्जांपल क्या है, रिसर्चर्स conduct a study to determine how confident Americans are in US economy, right? इसको परफॉर्म करने के लिए उसने क्या किया, रिसर्चर्स कॉल्स 3040 US adults and asked them to rate the US economic conditions। तो बोला कि भाई आप US economic conditions बता दो कैसा है, and whether US economy is getting better or worse, बस इतने ही क्वेश्चन पूछा इतने लोगों को कॉल करके। तो अगेन यहाँ पर भी वो क्या करे, बिकॉज द स्टडी डज नॉट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द रिस्पॉन्स ऑफ द सब्जेक्ट, तो देर इज नो ट्रीटमेंट। मतलब ऐसा कुछ करता है कि उनके जो भी वो जवाब देना चाहते हैं उसी को बदल देता है, तब तो बोलते हैं कि ट्रीटमेंट ग्रुप में जाता है, लेकिन यहाँ पे वैसा वो कुछ नहीं कर रहा है। तो इसलिए स्टडी जो होगी वो ऑब्जर्वेशनल स्टडी में जाएगी, करेक्ट। अब एक्सपेरिमेंटल स्टडी का देखते हैं एग्जाम्पल। In performing an experiment, a treatment is applied to a part of population, और उसको बोलते हैं, जिस population को ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं ट्रीटमेंट ग्रुप, और उसके बाद हम रिस्पॉन्स ऑब्जर्व करते हैं ट्रीटमेंट देने के बाद। अनदर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन को दो पार्ट में बांट दिया, एक पार्ट में ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट देने के बाद उसका रिस्पॉन्स देखना है। Another part of the population may be used as a control group, जहाँ पे in which no treatment is applied। और कई बार क्या होता है,
जो ट्रीटमेंट जो अप्लाई जो करते हैं तो प्लेसिबो दे देते हैं, राइट, प्लेसिबो दे देते हैं। तो कहीं प्लेसिबो दिया हो सकता है या कंट्रोल दिया तो कोई ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं किया, करेक्ट। द सब्जेक्ट, अब यहाँ पे एक और टर्म आता है एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। तो जो जो सब्जेक्ट इसमें इन्वॉल्व थे आइदर इन ट्रीटमेंट ग्रुप और इन कंट्रोल ग्रुप, दे आर कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। उसका नाम है, ये टर्म्स पकड़ने, क्योंकि एग्जाम में और मल्टीपल चॉइस में ना हमेशा टर्म पे खेलते हैं लोग कि आपको वो चीज की समझ बनी है कि नहीं बनी है, करेक्ट। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। वही लिखा, इन मेनी केसेस सब्जेक्ट इन द कंट्रोल ग्रुप आर गिवन placebo, which is harmless fake treatment that is made to look like the real treatment. वो लगता है रियल ट्रीटमेंट की तरह, फेक है लेकिन हार्मलेस है। द रिस्पॉन्स ऑफ द बोथ ग्रुप, जब मान लो कि कंट्रोल ग्रुप का भी आ गया रिजल्ट और ट्रीटमेंट का ग्रुप का भी रिस्पॉन्स आ गया, अब ये दोनों रिस्पॉन्स को कंपेयर करते हैं, समझिए। तो ये इस टाइप की स्टडी यदि होती है तो उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में जो प्लेसिबो वाला ग्रुप जो होता है या ट्रीटमेंट ग्रुप में ऐसा भी होता है कि कोई एक गोल्ड स्टैंडर्ड भी होता है। गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड वो होगा जिसका बिल्कुल एक्यूरेट ट्रीटमेंट, जैसे पैथोलॉजी का करते हो ना, पैथोलॉजिकल कंफर्मेशन एक ट्यूमर का बायोप्सी जब करते हो तो उसको गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हो, राइट। तो वो मोस्ट एक्यूरेट जो होता है उसी को गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं, बोलते हैं। और दूसरा प्लेसिबो जो है वो वही हार्मलेस और इनइफेक्टिव पिल्स है या मेडिसिन या प्रोसीजर्स, समटाइम्स यूज फॉर साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स के लिए यूज करते हैं, और समटाइम्स यूज बाय रिसर्चर फॉर कंपैरिजन टू द अदर ट्रीटमेंट्स के लिए भी प्लेसिबो लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स हैं कुछ जो याद रखने हैं। नाउ लेट्स से एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी ट्रीटमेंट ग्रुप जब आप कर रहे हो, उस टाइप की स्टडी कर रहे हो एक्सपेरिमेंटल स्टडी, तो उस केस में दोनों ही ग्रुप में, कंट्रोल ग्रुप हो या ट्रीटमेंट ग्रुप हो, दोनों में सेम नंबर ऑफ सब्जेक्ट रखना चाहिए। जैसे मान लो कि नंबर ऑफ पेशेंट जैसे एक में 50 है कंट्रोल ग्रुप में, तो ट्रीटमेंट ग्रुप में भी 50 हो, या ट्रीटमेंट ग्रुप में 50 रख रहे हो तो कंट्रोल में भी 50 रखना चाहिए। दिस इज गुड आइडिया, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं ट्रीटमेंट ग्रुप का कि एन एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड इन विच ओवरवेट सब्जेक्ट जो थे इन ए ट्रीटमेंट ग्रुप वेयर गिवन artificial sweetener sucralose to drink while a control group drank water। मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें ओवरवेट वाले पर्सन के साथ एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें एक ग्रुप को, जिसको ट्रीटमेंट ग्रुप बोल रहे हैं, उसको उसने आर्टिफिशियल स्वीटनर दिया और दूसरे वाले को ग्रुप को, कंट्रोल ग्रुप में, सिर्फ बोला पानी पीने के लिए। आफ्टर परफॉर्मिंग द ग्लूकोज टेस्ट, researcher concluded that sucralose affect the glycemic and insulin responses in overweight people who do not normally consume artificial sweetener। तो क्वेश्चन ऐसा देगा एग्जाम्पल और पूछेगा कि ये किस टाइप की स्टडी है, ऑब्जर्वेशनल है या एक्सपेरिमेंटल है। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल इसलिए है क्योंकि एक ग्रुप को ट्रीटमेंट दिया गया है, राइट, करेक्ट, और देन उसके रिस्पॉन्स को देखा जा रहा है, समझ गए। दूसरा एक और देखते हैं एग्जाम्पल, रिसर्चर स्टडीड द इफेक्ट ऑफ विटामिन D3 सप्लीमेंटेशन अमॉन्ग पेशेंट्स विथ एंटीबॉडी डिफिशियंसी और फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जिनको हो रहा है, ज्यादातर एंटीबॉडी डिफिशियंसी थी या फ्रीक्वेंट उनको जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा था, उस केस में विटामिन D3 के सप्लीमेंट का रोल देखना चाह रहा था। उसके लिए क्या किया उसने, टू परफॉर्म द स्टडी 70 पेशेंट्स रिसीव्स 4000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन D3 डेली फॉर ए ईयर, और अनदर ग्रुप जो था अगेन 70, देखो दोनों में 70 पेशेंट्स का सेम आ गया, ग्रुप रिसीव्स प्लेसिबो डेली फॉर 1 ईयर, करेक्ट। तो इसलिए बिकॉज द स्टडी अप्लाइज ए ट्रीटमेंट विटामिन D3 टू द सब्जेक्ट, द स्टडी इज एन एक्सपेरिमेंट, करेक्ट। और एग्जांपल देते हैं, लेके सल्क वैक्सीन एक्सपेरिमेंट। ये
इसको अच्छे से पढ़ते हैं क्योंकि इसको कई बार हमने इस पर्टिकुलर आर्टिकल में रेफरेंस किया है इस एक्सपेरिमेंट को। इसमें देखो क्या लिख रहा है कि इन 1954 an experiment was designed to test the effectiveness of Salk vaccine in preventing polio, which had killed or paralyzed thousands of children. तो कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहा है? बाय रैंडम सिलेक्शन कर रहा है। देखो वर्ड पे ध्यान देना, बाय रैंडम सिलेक्शन ऑफ 4 लाख 4,01,000 नहीं 900, हाँ ठीक है, 4,01,974, ठीक है। चिल्ड्रेन वेयर रैंडमली असाइंड इनटू 2 ग्रुप्स। कितने चिल्ड्रन को 2 ग्रुप में असाइन कर दिया। फर्स्ट ग्रुप में 2,745 चिल्ड्रन को ट्रीटमेंट ग्रुप में रखा जिसमें सैल्क वैक्सीन इंजेक्शन दिया, और दूसरे ग्रुप में क्या किया, 2,01,229 children were injected with placebo, right? That contained no drug, correct? आगे बोल रहा है the children were assigned to the treatment of placebo group through a process of random selection. देखो यहाँ भी randomization किया, equivalent to flipping a coin. Like कैसे किया? जैसे coin में flip करते हैं कि यदि head आएगा तो ये चला गया ट्रीटमेंट ग्रुप में, टेल आया तो चला गया प्लेसिबो में, ऐसे करके असाइन कर दिया। तो रैंडम किया, ऐसा नहीं कि जानबूझ करके इस बच्चे को ट्रीटमेंट ग्रुप में डाल रहे हैं और इस बच्चे को प्लेसिबो में डाल रहे हैं, ऐसा नहीं किया। रैंडम यहाँ पर भी किया। पहले तो रैंडम डिवाइड किया, रैंडम डिवीजन हुआ, रैंडम वहां पर भी आ रहा है, मतलब कि किधर की तरफ इस ग्रुप में जाएगा कौन, दूसरा। उसके बाद among the children given Salk vaccine 33 later developed paralytic polio, and among the children given placebo 115 later developed paralytic polio. उसने एक स्टेटमेंट दे दिया। अभी इस स्टेटमेंट पे खेलते हैं, आगे देखते हैं इसके एग्जांपल्स को, ठीक है। याद रखेंगे क्या कि उसने 4,19,974 पेशेंट्स को 2 ग्रुप में डाल दिया, एक को ट्रीटमेंट ग्रुप बनाया, दूसरे को रैंडम ग्रुप बनाया। ट्रीटमेंट ग्रुप और रैंडम ग्रुप में कौन जाएगा, वो उसके लिए क्या किया उसने, ट्रीटमेंट वेयर गिवन प्लेसिबो देना है कि ये देना है, वो किस पे डिपेंड करा, हाँ वो रैंडम, वो भी यहाँ पर भी रैंडमाइजेशन किया, और ये भी बोला सिलेक्शन भी रैंडम था। याद रखिएगा, दोनों दो बात हुई। पहला जो 4 लाख लोगों को सेलेक्ट किया वो भी रैंडम सेलेक्ट किया, रैंडम डिवीजन हुआ, दूसरा लेवल का रैंडमाइजेशन से, करेक्ट। और उसके बाद उसके इफेक्ट वो जाकर के कंक्लूड कर रहा है। फाइन, तो ये एक स्टडी जो थी साल्क वैक्सीन वाली, वो किस में जाएगी, ट्रीटमेंट में जाएगी, ऑब्जर्वेशन में, ट्रीटमेंट में जाएगी, क्योंकि उसमें ट्रीटमेंट दिया है। ओके, नाउ लुक, दिस इज क्वेश्चन है, राइट। ये क्या है, द पेंसिल्वेनिया गेम कमीशन कंडक्टेड ए स्टडी टू काउंट द नंबर ऑफ एल्क और एनिमल्स इन पेंसिल्वेनिया. The commission captured and releases 636 animals, which included 350 adult cows, 125 calves, 110 branched bulls, and 51 spikes. Is this study a observational study or experimental? कौन सा है? ऑब्जर्वेशनल है, आंसर तो लिखा हुआ है। ऑब्जर्वेशन क्यों है? क्योंकि कहीं कोई ट्रीटमेंट किसी को नहीं दिया, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करी। उसने क्या किया, इतने एनिमल कैप्चर किए और रिलीज कर दिए, उसमें से कितने में से कौन कौन थे वो उसका फैक्ट्स को दे रहा है, कुछ चीज मॉडिफाई नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये जो जाएगा किस में जाएगी, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में जाएगी। एक और देखते हैं एग्जांपल, ऑब्जर्वेशनल स्टडी में क्या क्या गलतियां होती हैं और व्हाई एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज गुड. दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस इज गुड एग्जांपल, राइट, रिलेटेड विद आइसक्रीम एंड ड्रोन. इसमें क्या है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी में क्या किया,
उसने क्या किया कि पास्ट डेटा जो है, दे ऑब्जर्व द पास्ट डेटा टू इनकरेक्टली कंक्लूड दैट कि आइसक्रीम कॉजेज ड्राउनिंग बेस्ड ऑन द डेटा शोइंग दैट इंक्रीज इन आइसक्रीम सेल्स आर एसोसिएटेड विथ इंक्रीज इन ड्राउनिंग। समझ गए? वो क्या किया, आइसक्रीम का सेल बढ़ा और डूबने की भी संख्या बढ़ी पूल में, स्विमिंग पूल में। तो उसने क्या कर दिया, पीछे का डेटा लेकर के वो इनकरेक्ट एसोसिएशंस बना दिया। अच्छा, आइसक्रीम का सेल बढ़ा, लोग भी इधर में, तो इसका मतलब आइसक्रीम के कारण जो लोग है वो ड्रोनिंग हो रहे, डूब रहे हैं। राइट। मिस्टेक क्या था? द मिस्टेक इज टू मिस द लर्किंग वेरिएबल्स, the temperature variable of the temperature, and failure to see that as temperature increases आइसक्रीम सेल्स इंक्रीज। ये तो सही है भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा, लोग आइसक्रीम खाना बहुत पसंद करते हैं। ड्रोनिंग इंक्रीजेस बिकॉज मोर पीपल स्विम, ज्यादा लोग स्विम करेंगे तो नेचुरली ज्यादा लोग डूबेंगे भी। ये बात भूल गया, इसलिए गलत कंक्लूजन निकला। बोला यदि इसी को एक्सपेरिमेंट यदि करना था तो कैसे करना चाहिए था, कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट विथ वन ग्रुप ट्रीटेड विथ आइसक्रीम while another group gets no ice cream, correct? और तब देखो, we would see that rate of drowning victims is about the same as in the both group, so the ice cream consumption has no effect on drowning. This example here, the experiment is clearly better than the observation study. समझ गए? तो कई केस में यदि ये इस टाइप का कंक्लूजन की बात थी तो उसके लिए तो बेहतर है कि आप एक्सपेरिमेंट डिजाइन करो, नहीं तो ये गलती हो जाती है ऑब्जर्वेशनल स्टडी में। ठीक है, चलें आगे। सो टू प्रोड्यूस, देखो, टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल अनबायस्ड रिजल्ट्स, एक्सपेरिमेंट शुड बी केयरफुली डिजाइंड एंड एक्सिक्यूटेड। अनबायस्ड रिजल्ट चाहिए तो आपका डिजाइन भी बढ़िया होना चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन भी बढ़िया होना चाहिए। It is important to know what steps should be taken to make the results of an experiment valid. A good design of experiment includes replication। तीन चीज होते हैं। एक गुड डिजाइन एक्सपेरिमेंट होगा तो वहां पे रिप्लिकेशन को भी ध्यान में रखा जाएगा, ब्लाइंडिंग को ध्यान में रखा जाएगा, और रैंडमनेस को ध्यान में रखना जरूरी होता है। करेक्ट? बिकॉज एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स कैन बी ruined by variety of factors, being able to control these influencing factor is important। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो हैं उसके रिजल्ट को बर्बाद कर सकते हैं, तो इसलिए उन वेरिएबल को कंट्रोल करना जरूरी होता है, और वन सच फैक्टर इज कॉल्ड कंफाउंडिंग वेरिएबल। तो एग्जाम में आपको या समझने के लिए ये वर्ड कंफाउंडिंग वेरिएबल आएगा, कौन क्या होता है कंफाउंडिंग वेरिएबल, वो समझना जरूरी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि गुड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के लिए तीन चीजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रिप्लिकेशन, ब्लाइंडिंग और रैंडमनेस, ये चीज होना चाहिए। कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है? कंफाउंडिंग वेरिएबल occurs when an experimenter cannot tell the difference between the effects of different factors on a variable। समझ में आया बात? फॉर इंस्टेंस, टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर, देखो एक कॉफी शॉप क्या कर रही है, कॉफी शॉप ओनर एक्सपेरिमेंट्स बाय रीमॉडलिंग द शॉप यूजिंग ब्राइट कलर्स। कॉफी शॉप वाले ने क्या किया, अपना कॉफी का रिनोवेशन किया, राइट, और ब्राइट कलर लगाया। एट द सेम टाइम पे क्या हुआ, ए शॉपिंग मॉल नियर बाई हैज इट्स ग्रैंड ओपनिंग। वो कॉफी शॉप के बगल में ही एक क्या हुआ, एक नया मॉल खुला, राइट, ग्रैंड ओपनिंग। इफ द बिजनेस एट द कॉफी शॉप इंक्रीजेस, यदि मान लो कि बिजनेस, कॉफी शॉप का बिजनेस यदि इंक्रीज हो रहा है, इट कैनॉट बी डिटरमिन वेदर इट इज बिकॉज ऑफ न्यू कलर ऑफ द न्यू शॉपिंग मॉल, ये और न्यू कलर, वो जो ब्राइट कलर जो बनाया कॉफी शॉप वाले ने, वो उसके चलते उसका इंक्रीज हुआ सेल, या इट इज बिकॉज ऑफ न्यू शॉपिंग मॉल जो आया उसके कारण से। किस कारण से बढ़ा?
right? The effects of the color and shopping mall have been confounded. समझ गए? तो confounding variable कब होता है? It occurs when an experiment cannot tell the difference between the effects of different factors. वही different factors यहाँ पे क्या आता है कि उसके कलर के कारण या मॉल नया खुलने के कारण किस कारण से जो है ये डिफरेंस आ रहा है, तो उस वेरिएबल को क्या बोलेंगे? कंफाउंडिंग वेरिएबल्स बोलेंगे. आई थिंक वी विल स्टॉप इट हियर because the size of the video is going to increase and then we'll start from here.